हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम गणित शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो गणित शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं कि गणित शिक्षण को प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए हम कुछ प्रमुख विधियों का प्रयोग करते हैं जो कि गणित शिक्षण की विधियाँ कहलाती हैं। तो गणित शिक्षण के लिए हम कुछ प्रमुख विधियों का अध्ययन करेंगे जो कि हम देख रहे हैं। ये कुछ विधियाँ हैं 7 से 8। सबसे पहली है आगमन विधि, सेकंड है निगमन विधि, थर्ड है व्याख्यान विधि, फोर्थ है विश्लेषण विधि, फिफ्थ है संश्लेषण विधि, सिक्स्थ है प्रयोगशाला विधि, सेवन्थ है अनुसंधान विधि और एट्थ है समस्या समाधान विधि। इन सभी विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे तथा इनके बारे में देखेंगे कि इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनकी कार्यविधियाँ क्या हैं, इनके सोपान क्या हैं, इनके गुण क्या है तथा इनके दोष क्या हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम आगमन विधि। तो आगमन विधि क्या है, तो इसकी कार्यविधि कैसी है। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं कि कुछ विशेष उदाहरण लेते हैं। आगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले कुछ विशेष उदाहरण लेते हैं और उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हम नियम को डिफाइन करते हैं या सामान्य नियम बनाते हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले तो कई उदाहरण देते हैं तथा उस उदाहरण के आधार पर हम बच्चों से कहते हैं कि आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या किस नियम की ओर जाते हैं। मान लीजिए हमें ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। तो हम क्या करते हैं, पहले बच्चों से 1 वर्ष का निकलवाएंगे, 2 वर्ष का निकलवाएंगे, 3 वर्ष का निकलवाएंगे तथा ऐसे हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ब्याज की गणना करवाएंगे। फिर उनसे कहेंगे कि इस नियम के अनुसार भी हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो आप उसके बाद P इंटू R इंटू T/100 वाला नियम आप निकाल सकते हैं। तो इसके जो नियमों द्वारा कैसे, उदाहरणों द्वारा कैसे नियम निकालते हैं दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे हम। लेकिन इसमें क्या होता है कि उदाहरणों से नियम बनाते हैं। इस विधि की एक और विशेषता है कि यह विशेष से सामान्य की ओर जाती है। थर्ड है यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। फोर्थ है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यह पूछा जाता है कि आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है तो ज्ञात से अज्ञात, जो ज्ञात होता है उससे हम अज्ञात को, ज्ञात क्या होता है, उदाहरण ज्ञात होते हैं हमें, और अज्ञात क्या, नियम ज्ञात नहीं होते हमें, तो हम नियमों को ज्ञात करते हैं। तो यह ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। इसके सोपान क्या है, सबसे सोपान मतलब इसकी प्रोसेस क्या है, इसको कैसे लागू किया जा सकता है, उसके स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लागू किया। तो हम पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, 2 से 3 उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बच्चों को बता ही दिया है मैंने। सबसे पहले हम ब्याज निकालना है तो आपको पहले उदाहरणों द्वारा 1 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का निकालेंगे और फिर हम सूत्र की गणना करेंगे। फिर हम सूत्र बताएंगे कि ऐसे भी निकल सकता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर बच्चों के द्वारा उदाहरणों का निरीक्षण किया जाएगा तथा हम टीचर की सहायता से बच्चे सामान्यीकरण या सूत्र बनाना सीख जाएंगे। अब सूत्र बना दिया तो उसका सत्यापन भी आवश्यक है। तो उदाहरणों के द्वारा हम सत्यापन या परीक्षण भी करेंगे, और यदि सत्यापन या परीक्षण सही निकला तो हम उस सूत्र को सही मान लेंगे। यदि सही नहीं निकला तो फिर से हम उदाहरण लेंगे, फिर निरीक्षण करेंगे, फिर सामान्यीकरण या सूत्र बनाएंगे, उसके बाद सत्यापन करेंगे। ठीक है। अब इस आगमन विधि के गुण क्या क्या है। तो आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है। मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है, और जो चाइल्ड बेस्ड मेथड है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। बच्चा खुद स्वयं करके सीखता है तो यह ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है, क्योंकि बच्चा स्वयं उदाहरण हल करता है, स्वयं नियम या सूत्र बनाता है तथा स्वयं ही उसका सत्यापन करता है। टीचर केवल निरीक्षण या उसका सहायक होता है, इसलिए उसके द्वारा
प्राप्त ज्ञान स्पष्ट तथा स्थायी होता है। थर्ड है, छोटी या प्राथमिक कक्षाओं में यह अत्यंत उपयोगी है। छोटी कक्षाओं में हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा भिन्नों के बारे में भी पढ़ते हैं, ब्याज के बारे में पढ़ते हैं, तो यह छोटी कक्षाओं में बहुत उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, यह प्राइमरी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो यह आगमन विधि होती है यह छोटी या प्राथमिक कक्षाओं में बहुत उपयोगी होती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आगमन विधि कहाँ उपयोगी होती है, तो छोटी या प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 5 तक उपयोगी होती है। ठीक है, अब इस विधि के कुछ दोष भी हैं। तो इस विधि के दोष क्या हैं? अब इसमें हम सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद हम नियम बनाते हैं, तो इसमें बहुत समय लगता है और यह कुछ जटिल होती है। तो इसका सबसे पहला दोष है कि इस विधि के शिक्षण में समय अधिक बर्बाद होता है तथा परिश्रम अधिक लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, टीचर को भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है तथा बच्चों को भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड है, बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में यह उतनी उपयोगी नहीं होती, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में लेक्चर चलते हैं। ठीक है, समय कम होता है, 40-40 मिनट के जो पीरियड्स होते हैं। अब उन पीरियड्स में यह विधि नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस भी बहुत अधिक होता है। वहाँ पर उदाहरण बताएंगे, फिर नियम की गणना करेंगे, नियम निकालेंगे, तो बहुत समय लगेगा और हम बड़ी कक्षाओं में सिलेबस पूरा नहीं करवा पाएंगे, इसलिए यह बड़ी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है। अब निगमन विधि, सेकंड आती है निगमन विधि। निगमन विधि या आगमन विधि के ठीक विपरीत है। इस विधि में क्या होता है कि जो आगमन विधि में होता है उसके ठीक विपरीत प्रोसेस होती है, लेकिन यह विरोधी नहीं है। आपको कहीं बता दे कि आगमन विधि के विपरीत है तथा विरोधी है, तो यह विरोधी नहीं है, यह केवल विपरीत है ना, विरोधी नहीं है। आगमन विधि का विरोध नहीं करती है। अब आगमन विधि में हमने क्या पढ़ा था, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, तो इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले नियम बताए जाते हैं। मान लीजिए हम वो साधारण ब्याज वाला ही ले लेते हैं, तो सबसे P/R/T/100 वाला बता देंगे, SI = साधारण ब्याज वाला, और यहाँ पर हमें फिर उदाहरण देते हैं। ठीक है, यह नियम बता दिया, यह सूत्र बता दिया, उसके बाद हमें प्रश्न दे देंगे और उसके आधार पर हमें उदाहरण हल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नियम बताते हैं, उसके बाद उदाहरण बताते हैं। यह सामान्य से विशेष की ओर होता है। यह सामान्य नियम बता दिया और विशेष मतलब उदाहरण को हल करना होता है। यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना है, निगमन विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है। फोर्थ है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है। अब इसके प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य मतलब इम्पोर्टेंट IMP जो होता है, प्रमुख तथ्य क्या है? इसका प्रयोग बड़ी कक्षाओं में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ जाए तो जो निगमन होती है इसमें नियम बताया जाता है तथा उदाहरण किए जाते हैं। इसमें समय भी कम लगता है, इसलिए यह बड़ी कक्षाओं में हल की जाती है। इसका मुख्यतः प्रयोग किस में किया जाता है? बीजगणित तथा त्रिकोणमिति। बीजगणित के सूत्र बता दिए, उसके अनुसार हल करवाए उदाहरण, तथा त्रिकोणमिति में भी सूत्र बता दिए जाते हैं, उसके अनुसार हमें प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो इसका प्रमुख प्रयोग बीज गणित तथा त्रिकोणमिति में किया जाता है। आपको यह स्मृति केंद्रित होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें सूत्र याद करने होते हैं। सूत्र याद करने के लिए स्मृति या याददाश्त की ज़रूरत होती है, तो यह स्मृति केंद्रित होती है। इसमें समयाभाव की स्थिति में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। यदि आपके पास समय कम है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सूत्र याद कर लिया, उसके बाद उदाहरण हल कर लिए, तो हमें इसमें सूत्र याद करने होते हैं। पहले नियम बता दिए जाते हैं तथा उसके बाद हम सवाल करते हैं। इस विधि के गुण तथा दोष के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस विधि का गुण, सबसे पहला गुण है कि समय एवं परिश्रम कम लगता है। इस विधि में क्या होता है? समय एवं परिश्रम कम लगता है, क्योंकि इसमें पहले ही नियम बता दिया जाता है। छात्र नियम याद कर लेते हैं, तो उसके आधार पर उदाहरणों को हल करना आसान होता है, तो समय तथा परिश्रम कम लगता है। इस विधि से गणित का कार्य अत्यंत सरल एवं
सहज होता है। इस विधि में बड़ी कक्षाओं में, ये 9th 10th लेवल की कक्षाओं में इसका उपयोग अधिक किया जाता है कि बीजगणित का कोई से भी सूत्र बता दिया और उसको हल करवा लिया। गणित के कार्य सरल तथा सहज हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें नियम बता दिया जाता है और उसके अनुसार स्टूडेंट्स सवाल कर लेते हैं। थर्ड है बड़ी कक्षा हेतु महत्वपूर्ण, अभी बता दिया मैंने, बड़ी कक्षा हेतु महत्वपूर्ण है 9th 10th हाई सेकेंडरी लेवल पर। दोष, यह विधि अधिगम सिद्धांत के विपरीत है। अधिगम सिद्धांत में बताया जाता है कि चाइल्ड बेस्ड होनी चाहिए, बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए, लेकिन यह बच्चों पर केंद्रित नहीं है। इसमें केवल नियम याद करना है और सवाल हल करना। इसमें ना तो बच्चा एक्टिव है और कुछ भी नहीं है, तो यह अधिगम सिद्धांत के विपरीत है। यह रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है। इसमें बच्चा सूत्र याद करता है, तो इसमें रटने की प्रवृत्ति पर भी जोर दिया जाता है। सबसे IMP पॉइंट है कि यह रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, यह प्रमुख दोष है इसका। थर्ड है, इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वह एक्टिव नहीं होता है, इसलिए इसका प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इस विधि में बालक यंत्रवत कार्य करता है, मशीनी रूप में, क्योंकि इसमें टीचर ने बता दिया सूत्र और उसके द्वारा बच्चे ने याद कर लिया और सवाल हल कर लिया। इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, मतलब कि चाइल्ड बेस्ड मेथड नहीं है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है चाइल्ड बेस्ड, बच्चा कोई कार्य नहीं करता है इसमें निगमन विधि में। और आगमन विधि में ऐसा होता है कि चाइल्ड बेस्ड होती है, बच्चा ही सब कुछ करता है और टीचर केवल हेल्प करता है या सहायक होता है, और इसमें टीचर एक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, और बच्चा एक मशीन के रूप में कार्य करता है। सबसे मेन पॉइंट यही है इसमें। आगमन और निगमन विधि के बारे में जान गए होंगे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब जो और भी मेथड्स बची है, जो 6 मेथड्स, वो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में हमने दो मेथड्स पर डिस्कशन किया। अगले मेथड के बारे में हम अगले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।